गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। और आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के कारण पढ़े, उनकी प्रमुख घटनाएं पढ़ी और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के परिणाम। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है 1857 की क्रांति के परिणामों में वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। 1857 की क्रांति के समय या उससे पहले भारत पर अंग्रेजों की एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार क्या करती है कि वो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और भारत पर सीधा इंग्लैंड की सरकार का अधिकार हो जाता है। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था और अब अंग्रेजी सरकार का सीधा भारत पर अधिकार हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन या सेना का पुनर्गठन। देखिए, हमने बात की थी 1857 की क्रांति के कारणों की और उसमें हमने जिक्र किया था कि क्रांति के समय और जो अंग्रेजी सेना में जो अनुपात था अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का, वो था 1:5। यानी एक अंग्रेज सैनिक था तो उसके पीछे 5 सैनिक है, वो भारतीय थे। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये अनुपात जो है वो कम कर दिया। अब जो अनुपात है 1:2 या 1:3। जो शांत क्षेत्र था वहाँ 1:3 रखा गया। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वहाँ जो सेना का अनुपात था वो 1:3 था। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ सेना का अनुपात 1:2 था। यानी 1 सैनिक अंग्रेज तो 2 सैनिक भारतीय। इस प्रकार से थे। जो बड़े अधिकारी पद थे, तोपखाना था, बड़े हथियार थे, वो पद जो है केवल और केवल अंग्रेजों को दिए गए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर जो 3 है वो है सामंतों की शक्ति को नष्ट करना। सामंतों की शक्ति को नष्ट करना या कम करना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज ये भारत के मालिक थे। उस समय अंग्रेजों के अंडर में थे भारतीय शासक। अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा होते थे। ये राजा जो है वो जमींदारों या सामंतों को भूमि के बड़े बड़े टुकड़े देते थे। ये सामंत हो गए, सामंत या जमींदार। सामंत फिर किसानों से लगान वसूलते थे। यानी किसान जो है, यहाँ है किसान और ये अंग्रेजी सरकार है। तो बीच में राजा महाराजा है, भारतीय शासक है, और भारतीय शासक के जो नीचे हैं वो है सामंत या जमींदार या तालुकदार या कह सकते हैं ठाकुर। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि बीच के जो सामंत थे, इन सामंतों की शक्ति को नष्ट कर दिया, कम कर दिया। इनके पास स्वयं के किले होते थे, उन दुर्गों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इनके पास पुलिस की शक्ति होती थी, वो समाप्त कर दी। ये न्याय करते थे, न्याय करने की इनके पास शक्ति थी, वो इनसे छीन ली गई। इनके दुर्ग छीन लिए गए, इनकी सेना इनसे छीन ली गई। यानी इस प्रकार जो ये सामंत थे उनकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। वो है यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों का विकास। देखिए, 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजी जो सेना है वो आसानी से गांव और शहरों तक नहीं पहुंच सकी। क्यों नहीं पहुंच सकी?
क्योंकि उस समय यातायात के साधनों का इतना विकास नहीं था कि अंग्रेजी सेना आसानी से गांव तक पहुंच सके और उनके विद्रोह को दबा सके। और इस कमी को दूर करने के लिए 1857 की क्रांति के बाद जो है और अंग्रेजों ने क्या किया, यातायात के साधनों की ओर पूरा ध्यान दिया। रेल की पटरियां वो बिछाई गई, सड़कों का नया जाल बिछाया गया, ताकि इस प्रकार का विद्रोह फिर से हो तो आसानी से अंग्रेजी सेना जो है और वो गांव और शहरों जो दुर्गम स्थान है वहां आसानी से पहुंच सके। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन। भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन। इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने अपने वो साम्राज्य विस्तार की नीति है उसको त्याग दिया और अब इनका पूरा ध्यान जो है वो है ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से धन इकट्ठा करके और सीधा इंग्लैंड में भेजा जाए। यानी भारतीय धन है वो किसी न किसी बहाने से कहाँ पहुंचना चाहिए, इंग्लैंड पहुंचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन। तो देखिए क्या थे अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन। हमने क्रांति से पहले उनके कारणों में पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो दत्तकता के नियम को अवैध घोषित करके और उसने सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को छीन लिया था और कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन इस क्रांति के दौरान क्या होता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता यही देशी शासक करते हैं। इसलिए अंग्रेजों को एहसास हो गया कि आगे जब विद्रोह होगा तो ये राजा महाराजा है वो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इन्होंने अब अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया और इन राजाओं को काफ़ी अधिकार भी दे दिए और इनकी रियासतों को हड़पना बंद कर दिया। और अब जो दत्तकता का नियम अवैध घोषित किया था उसे वापस वैध कर दिया और अब राजा जो है वो अपना पुत्र गोद ले सकता था और उसको वो सभी अधिकार होंगे जो एक सगे पुत्र को होंगे। यानी दत्तकता के नियम को फिर से वैध घोषित कर दिया और अब अंग्रेज अपना पूरा ध्यान है वो भारतीय धन को यहाँ से ले जाने में लगा रहे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 6। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत है, दूसरा सेना का पुनर्गठन है और फिर सामंतों की शक्ति को नष्ट करना है, फिर यातायात के साधनों का विकास है, फिर भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन है और फिर अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन है। हमारे इस टॉपिक से सिर्फ एक 4 नंबर का लोकतांत्रिक प्रश्न ही पूछा जाएगा जिसमें हमने इसमें 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं, वो हमारे लिए काफी है। अब जो हम अगले प्रश्न का जो जिक्र कर रहे हैं वो है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। अगला जो प्रश्न है वो हमारे लिए ये है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। कि क्रांति जो है वो असफल क्यों हुई। प्रश्न क्या है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्यों असफल रही क्रांति। ये जो प्रश्न है ये 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया है 2018 में 4 नंबर और एक बार पूछा गया है 2020 में 4 नंबर। तो 2 बार ये लघुतरात्मक प्रश्नों में पूछा गया है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। तो देखिए क्रांति असफल क्यों रहती है। पहला जो कारण वो है ये है कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। हालांकि इस क्रांति का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था,
लेकिन बहादुर शाह जफर है वो एक वर्द शासक थे। वो दिल्ली में तो अच्छी तरह से नेतृत्व कर पाए, अच्छा शासन किया, लेकिन दिल्ली से बाहर वो इस क्रांति का अच्छी तरह से नेतृत्व नहीं कर पाए और इस कुशल नेतृत्व के अभाव में ही ये क्रांति जो है वो असफल रहती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, वो ये है क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति का समय से पूर्व होना। देखिए, इस क्रांति की जो योजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी 31 मई की। क्रांति की जो योजना बनाई गई है वो बनाई गई थी 31 मई को, कि 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति या विद्रोह किया जाएगा। लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से ये क्रांति योजना का जो समय था उससे पहले शुरू हो गई। कब शुरू हुई थी? 10 मई को। तो ये भी इसके एक असफलता का कारण था, क्योंकि समय से पहले शुरू हो गई। यदि ये क्रांति 31 मई को पूरे भारत में एक साथ शुरू होती तो इस विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन ये क्रांति समय से पहले हो गई और अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में हुई, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्रांति को आसानी से दबा दिया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट वो है कि क्रांतिकारियों के पास निश्चित लक्ष्य नहीं था, यानी निश्चित लक्ष्य का अभाव। निश्चित लक्ष्य का अभाव। देखिए, जितने भी ये शासक थे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, कुंवर सिंह, इन सब के जो लक्ष्य थे इस विद्रोह को लेकर वो सबके अलग अलग थे। लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को प्राप्त करना चाहती थी। बहादुर शाह जफर फिर से बादशाह बनना चाहता था। नाना साहब अपनी पेंशन शुरू करवाना चाहता था। बेगम हजरत महल अवध पर शासन करना चाहते थे। यानी ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन सब का जो लक्ष्य था वो सबका अलग अलग था। इनका एक निश्चित लक्ष्य नहीं था और इस निश्चित लक्ष्य के अभाव के कारण ही यह क्रांति है वो असफल रही है। अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं अब, वो है समन्वय या एकता का अभाव। ये जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे अवध के हो या फिर झांसी के, कानपुर के, बिहार के, किसी भी क्रांतिकारियों में कोई समन्वय वो एकता नहीं थी। ये सभी जो राजा महाराजा थे ये सभी अलग अलग होकर अंग्रेजों से लड़े। इन्होंने कोई समन्वय नहीं दिखाया, इनमें कोई एकता नहीं थी, जिसके कारण है ये क्रांति असफल रही है। अगला जो पॉइंट है उसका आप जिक्र करते हैं, वो ये है कि जमींदार, व्यापारी व शिक्षित वर्ग का असहयोग। 1857 के इस विद्रोह में जमींदार वर्ग यानी सामंत वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है यानी वकील, डॉक्टर, कलरक, शिक्षक, इन्होंने कोई विशेष हिस्सा नहीं लिया। कुछ जमींदारों को छोड़ दे तो जमींदारों ने हिस्सा नहीं लिया है, तो जिसके कारण ये क्रांति है वो असफल रही है। क्यों रही है? क्योंकि इसमें सामंत, जमींदार, व्यापारी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, उन्होंने इस क्रांति में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं फिर, वो है लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति। लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति। देखिए, क्रांति के समय अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इससे पहले डलहौजी थे। क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो लॉर्ड कैनिंग ने इन देशी शासकों में अपना पूरा विश्वास जताया और इनको उपाधियां दी, इन पर अपना पूरा विश्वास रखा। इसलिए इन देशी शासकों ने अपना पूरा जो सहयोग है वो लॉर्ड कैनिंग को किया, यानी अंग्रेजों को किया। भारतीय इस विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय सेना ही अंग्रेजों का साथ
दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने समझदारी से काम लेते हुए इन देशी शासकों को अपनी ओर मिला लिया था। जैसे सिख है, पंजाब हो गई, सिख रेजिमेंट हो गई, और गोरखा रेजिमेंट थी, मराठा थे, अपने राजस्थान के भी कई शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला जो पॉइंट है वो है देशी शासकों का असहयोग। देशी शासकों का असहयोग। तो भारतीय जो देशी शासक थे उनमें से अधिकांश शासकों ने इसमें अंग्रेजों का सहयोग किया था। जैसे पहले बात कर चुके हैं, सिख थे, गोरखा रेजिमेंट थे, मराठा थे, राजस्थान के भी कई शासक थे। तो इन शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया है भारत के इस विद्रोह को दबाने के लिए, जिसके लिए क्रांति है वो असफल रही थी। तो ये हो गए 18 सितंबर की क्रांति के परिणाम और असफलता के कारण। बाकी बात अगले वीडियो में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।